मॉस्को के पास दुनिया की सबसे महंगी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन 17 मई की सुबह ये सुरक्षा व्यवस्थाएं बेकार साबित हुईं। 1000 से भी ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन लगातार लगभग 24 घंटे तक रूसी राजधानी के आसमान से गुजरे। रिफाइनरियां जल रही थी, मिसाइल फैक्ट्रियां नष्ट हो गई थी, एयरपोर्ट बंद हो गए थे। ये सब किस्मत या सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक एक हिस्से को जोड़कर तैयार किया गया ऑपरेशन था। जब आप जानेंगे कि ये कैसे हुआ तो समझेंगे कि जंग अब नए स्तर पर है। लेकिन उस रात क्या हुआ, ये समझाने से पहले आपको एक बात समझनी होगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो ये हमला नामुमकिन सा लगेगा। सच कहूँ तो एक तरह से ये था भी। देखिए, रूस ने सालों तक मॉस्को के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बनाई थी। रडार, इंटरसेप्टर मिसाइलें और उपकरणों की परत दर परत जो आसमान से आने वाले किसी भी खतरे की निगरानी और उसे रोकते हैं। ये सब राजधानी के चारों ओर एक घेरा बनाकर तैनात किए गए हैं। दुनिया के किसी शहर के पास ऐसी सुरक्षा नहीं है। पुतिन ने अरबों लगाए ताकि कोई ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई भी हवाई खतरा क्रेमलिन के पास न आ सके। रूसी सरकार का महल, पुतिन की सत्ता का दिल। और वो इस पर विश्वास करता था, सच में मानता था कि मॉस्को अछूता है, कि सुरक्षा कवच बिल्कुल परफेक्ट है, कि युद्ध यूक्रेन को तबाह कर सकता है, लेकिन कभी भी उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था यह सोचकर कि ये एक तेज परेड जैसा होगा, लेकिन 4 साल बाद हम कुछ बहुत अलग देख रहे हैं। अब मॉस्को धमाकों की आवाज से जागता है। रुकिए और सोचिए, दुनिया की सबसे महंगी ढाल पर अरबों की रकम लगाई गई थी। इसे ऐसे ड्रोन गिराने के लिए बनाया गया था जिनकी कीमत आम कार से कम है। आप सोच रहे हैं कि इसका अंत कैसे होगा, है ना? सच तो यह है कि यह विश्वास पुतिन की 4 साल की जंग में सबसे बड़ी रणनीतिक गलती थी। इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब निरंकुश सत्ता सिर्फ अपनी अजेयता के विश्वास के कारण गिरी हो। जब वह अपनी ढाल बना रहा था, यूक्रेन उसकी हर कमजोरी का अध्ययन कर रहा था। सोचिए, अगर आपको दुनिया की सबसे सघन वायु रक्षा प्रणाली पार करनी हो तो शुरुआत कहां से करेंगे? यूक्रेन का जवाब सबको हैरान कर गया। पहले ड्रोन के उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले मॉस्को की सड़कों पर कुछ हो रहा था। आतिश समूह के एजेंट, जो यूक्रेन समर्थक प्रतिरोध नेटवर्क है और खुद रूसी क्षेत्र के अंदर काम करता है, चुपचाप पुतिलकोवो, कोमुनार्का और डोमोडेदोवो जिलों में घूम रहे थे। वो एक ठंडी सुबह थी। सड़कों पर सन्नाटा था। कोई वर्दी नहीं, कोई हथियार दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ औजार थे। और इस बात का यकीन था कि उस रात जो वे करने जा रहे थे वो मॉस्को के आसमान को सैकड़ों ड्रोन के लिए खोल देगा। उनका निशाना सैनिक नहीं थे, बल्कि संचार टावर थे। ये टावर बाहर से आम लगते थे, लेकिन अंदर से इनमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल लगे थे जो नीचे उड़ने वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिम्मेदार थे, जैसे ड्रोन। और इन आंकड़ों को रियल टाइम में मॉस्को की वायु रक्षा प्रणालियों तक पहुंचाना। टावर गिरने से मॉस्को के आसमान का एक हिस्सा अंधा हो गया। अदृश्य रास्ते खुल गए और इन्हीं रास्तों से ड्रोन अंदर आए। पुतिन ने दुनिया की सबसे महंगी ढाल बनाई, लेकिन उसके अपने ही शहर में कुछ लोग इसे अंदर से बंद करने को तैयार थे। फिर ड्रोन आ गए। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा। मॉस्को क्षेत्र में पहली विस्फोटों की आवाज रात के 2 बजे सुनी गई थी। ये दर्जनों ड्रोन नहीं थे, ये सैकड़ों थे। वे लगातार लगभग 24 घंटे तक आते रहे। रूस ने जवाब देने की पूरी कोशिश की, सब कुछ सक्रिय किया। आखिर में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने एक ही दिन में 1000 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई, फिर भी लक्ष्य जल उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात मॉस्को में असल में क्या जल रहा था? इस सवाल का जवाब एक और उससे भी बड़े सवाल का जवाब है। क्या रूस
अब भी युद्ध जारी रखने में सक्षम है। हमलों के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई। रूस के विपरीत यूक्रेन वहां नागरिकों को डराने के लिए नहीं गया था। वह रूसी युद्ध को चलाने वाली फैक्ट्री को टुकड़ा टुकड़ा करके ध्वस्त करने गया था। पहला निशाना एल्मा जेलेनोग्राद औद्योगिक परिसर था। मॉस्को के केंद्र से करीब 30 किलोमीटर दूर। जरा सोचिए, पूरा का पूरा एक इलाका रूसी हथियारों के दिमाग तैयार करने में लगा है। एक ही परिसर के अंदर 150 से ज्यादा कंपनियां हैं जो सेंसर, ऑप्टिकल सिस्टम और सटीक उपकरण बनाती हैं। ये पुर्जे उन्हीं मिसाइलों में होते हैं जो यूक्रेनी शहरों पर गिरती हैं। उस सुबह जेलेनोग्राद के काले आसमान में नारंगी लपटें चमक उठीं और काले धुएं का एक गुबार इमारतों के ऊपर उठ गया। पूरा परिसर जल उठा। थोड़ी ही देर बाद ऑंगस्ट्रम कंपनी पर हमला हुआ। ये माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर बनाती है। वे पुर्जे जिनके बिना एक रूसी प्रिसीजन मिसाइल काम नहीं कर सकती। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के लिए ऑंगस्ट्रम को नष्ट करना उन मिसाइलों की उत्पादन लाइन को नष्ट करना है जो यूक्रेनी नागरिकों को मारती है। चिप्स के बिना मिसाइलें नहीं होती। मिसाइलों के बिना रूस की हमला करने की क्षमता घटने लगती है। चेन रिएक्शन सोचो। चिप्स न हो तो मिसाइल फैक्ट्री बंद। मिसाइल न हो तो विमान हमला नहीं कर सकते। हवाई हमले न हो तो यूक्रेन पर दबाव घटता है। मॉस्को में माइक्रोचिप फैक्ट्री को नष्ट करना सीधे तौर पर उन चीजों को प्रभावित करता है जो हफ्तों बाद यूक्रेनी शहरों पर गिरती हैं। लेकिन यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ था। दुबना में मिसाइल विकास केंद्र राडुगा को ऑपरेशन का लक्ष्य बताया गया। यही वो जगह है जहां रूसी इंजीनियर क्रूज मिसाइलों को डिजाइन करते हैं। वही मिसाइलें जो कुछ दिन पहले यूक्रेन में रिहायशी इमारतों पर दागी गई थी। अगर इसकी पुष्टि होती है तो यूक्रेन ने सिर्फ मिसाइलों को नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाले दिमाग को भी निशाना बनाया होगा। और फिर तेल आया। मॉस्को की रिफाइनरी, जो देश की 10 सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है और राजधानी क्षेत्र के कुल ईंधन का 40% उत्पादन करती है, उस पर हमला हुआ। स्थानीय निवासियों ने बाहर से वीडियो बनाया। दीवारों के ऊपर तक लपटें उठ रही थी। काली और घनी धुआं उठ रहा था। पूरा क्षितिज आग की लपटों से भर गया। आधी रात के समय मॉस्को का आसमान नारंगी और स्लेटी रंग में रंग गया। सोलोनेचनो-गोर्स्क का ईंधन लोडिंग स्टेशन, जो फ्रंट लाइन और निर्यात टर्मिनलों को ईंधन देता था, नष्ट कर दिया गया। मॉस्को में लगी आग प्रतीकात्मक नहीं बल्कि बेहद सटीक और लक्ष्य भेदी थी। 4 सालों तक यूक्रेनी ही थे जो इस शोर के साथ जागते थे। अब पहली बार मॉस्को वासियों ने समझा कि डर के साथ आसमान की ओर देखना क्या होता है। ये अफरा तफरी सिर्फ रिफाइनरियों तक सीमित नहीं रही। वनुकोवो और शेरेमेतिएवो हवाई अड्डे, जो रूस के 2 सबसे बड़े हवाई अड्डे हैं, हमले के दौरान बंद कर दिए गए थे। लगभग 300 उड़ानें रद्द या विलंबित कर दी गई। ड्रोन के टुकड़े शेरेमेतिएवो के पास गिरे। कुछ घंटों के लिए मॉस्को ठहर सा गया था। अलग थलग जड़ हो गई, अपने ही जलते आसमान को देखती रही। और यहाँ वह संख्या है जिससे रूसी सरकार किसी भी ड्रोन से ज्यादा डरती है। 2026 के पहले 2 महीनों में रूस की तेल और गैस से होने वाली आमदनी 47% गिर गई। यूक्रेनी हमलों से रूस के निर्यातित तेल में 40% की कमी आई है। रिफाइनिंग क्षमता 2009 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। रूसी सरकार के खुद के अधिकारी निजी तौर पर पुतिन को इस साल ही वित्तीय संकट के खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर चुके थे। सैनिकों, मिसाइलों और युद्ध के खर्च का पैसा अब खत्म हो रहा है। यूक्रेन की हर नष्ट की गई रिफाइनरी का मतलब पुतिन के लिए एक और ऐसा महीना है जिसका खर्च वह नहीं उठा सकते। लेकिन उस रात का एक पल है जो सब कुछ बताता है, जिसे रूसी मीडिया ने छुपाने की कोशिश की। अराजकता के बीच मॉस्को के निवासियों ने एक आवासीय इमारत पर हुए विस्फोट को फिल्माया। आप इमारत की दीवार में छेद, टूटी खिड़कियां
और घबराए परिवार देख सकते हैं। रूसी सरकार ने तुरंत कहा, यूक्रेनी ड्रोन आतंकवादी हमला है। यह दिखाता है कि यूक्रेन नागरिकों को मारता है। लेकिन तस्वीरों ने इसका विपरीत साबित किया। वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली से दागा गया एक मिसाइल, जिसे यूक्रेनी ड्रोन को गिराने के लिए छोड़ा गया था, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और इमारत से टकरा जाता है। हाँ, रूस ने खुद पर ही बमबारी कर दी। रक्षक अब खतरा बन गया है, ढाल अब चाकू बन गई है। जो नागरिकों की रक्षा के लिए बना सिस्टम था, वही अब उन पर हमला कर रहा है। क्रेमलिन चाहे जो भी झूठ बोले कि क्या हुआ, लेकिन वीडियो सबके देखने के लिए मौजूद है। आज रूसी वायु रक्षा की यही हालत है। वो इतनी बोझिल और भ्रमित हो गई है कि अब अपने ही लोगों के लिए खतरा बन रही है, जिनकी उसे रक्षा करनी थी। यूक्रेन को इसका पता था, क्योंकि हमला अचानक नहीं हुआ। साल 2022 से यूक्रेन एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसे बहुत कम लोगों ने उस वक्त समझा जब वो चल रही थी। यहाँ एक वायु रक्षा प्रणाली नष्ट हुई, वहाँ एक रडार नष्ट किया गया, नोवगोरोड में एक संचार टावर, स्वेरदलोव्स्क में एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल। हर छोटा वार अलग थलग, सुर्खियों में लगभग अदृश्य, लेकिन हर वार रूसी ढाल में एक बड़ा छेद खोलता गया। जब मॉस्को पर हमला करने का समय आया तो यूक्रेन ने कोई तुक्का नहीं मारा था। वह उस नक्शे का इस्तेमाल कर रहा था जिसे उसने 3 साल तक बनाकर तैयार किया था। एक सैन्य विश्लेषक जिससे अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने बात की ने जो हो रहा है उसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया। उसने कहा, यूक्रेन ने वह क्षमता हासिल कर ली है जिससे वह रूस को ऐसा दर्द दे सकता है जिसके लिए रूस तैयार नहीं था, और ये क्षमता अब गायब नहीं होने वाली है। जब मॉस्को जल रहा था, उसी समय यूक्रेन ने कब्जे वाले क्रीमिया में बेलबेक एयरबेस पर भी हमला किया। एक वायु रक्षा प्रणाली तबाह किया गया, रडारों वाला एक हैंगर तबाह कर दिया गया, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तबाह हुआ। तर्क क्रूर और सटीक था। जब रूस मॉस्को के आसमान की ओर देख रहा था, उसी समय यूक्रेन कहीं और उसकी और रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर रहा था। पुतिन अब एक नामुमकिन चुनाव का सामना कर रहे हैं। उन्हें तय करना है कि मॉस्को की सुरक्षा बढ़ाकर क्रीमिया को कमजोर करें या क्रीमिया की रक्षा करें और राजधानी को असुरक्षित छोड़ दें। ये एक छोटा कंबल है, आप एक तरफ खींचते हैं तो दूसरी तरफ खुल जाता है। वो चाहे जो भी रास्ता चुने, उन्हें कुछ न कुछ खोना ही पड़ेगा। अब पुतिन को खुद हमले से भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अनिश्चितता, उसे नहीं पता अगला हमला कब होगा, उसे नहीं पता निशाना कौन सा होगा, उसे यह भी नहीं पता कि क्या तोड़फोड़ करने वाले पहले ही किसी और शहर में तैनात हो चुके हैं। इस अनिश्चितता की एक मानसिक और रणनीतिक कीमत है जो किसी भी रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती। ये संसाधनों को खपत करती है, फैसले रोकती है और कमांड ढांचे को भीतर से खोखला करती है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने बयान दिया और बहुत सीधे शब्दों में बात की। उन्होंने इस हमले को पूरी तरह न्याय संगत बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन ने 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, रूस की वायु रक्षा प्रणालियों की सबसे घनी तैनाती को पार करते हुए। उन्होंने साधारण शब्दों में कहा, हम रूसियों से स्पष्ट कह रहे हैं, आपके देश को युद्ध खत्म करना चाहिए। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मॉस्को अछूता था। अब आप जानते हैं कि वह कभी अछूता नहीं था। ये हमले सिर्फ बदला नहीं थे, ये एक प्रदर्शन था। और यूक्रेन वासियों के लिए जो 4 साल से ज्यादा समय से बमबारी के साए में जी रहे हैं, इसका एक नाम है, इसे संतुलन कहा जाता है। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि अब रूस में कोई भी जगह या रिफाइनरी सुरक्षित नहीं रह गई। कोई भी मिसाइल फैक्ट्री इतनी दूर नहीं है कि वह सुरक्षित रहे। कोई भी राजधानी अछूती नहीं है। ये सब ड्रोन से हुआ जिनकी कीमत आम कार से कम है। ये उन फैक्ट्रियों में बनाए गए हैं जो 4 साल पहले तक अस्तित्व में भी नहीं थी। अब यही युद्ध है। अब ये सिर्फ पूर्वी यूक्रेन की खाइयों तक सीमित नहीं है,
अब ये इस बात पर है कि कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। और संघर्ष की शुरुआत के बाद पहली बार हवा का रुख बदल रहा है। कुछ साल बाद जब इस युद्ध का अध्ययन होगा, 17 मई की सुबह वो समय के रूप में सामने आएगी जब यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसी जंग शुरू करने के नतीजों से नहीं बच सकता जिसे वह जीत नहीं सकता। अब मैं आपकी राय चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि पुतिन के पास अभी भी इस युद्ध में कोई रणनीतिक रास्ता बचा है, या उन्होंने हालात पर से अपना नियंत्रण खो दिया है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा दिखाया है जो समाचार चैनल नहीं दिखाते, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ये देखना चाहिए। अगली बार मिलते हैं।